बिहार की धरती पर एक ऐसी जगह है जिसका नाम है नालंदा, जहां दुनिया भर से लोग आते हैं सिर्फ ज्ञान के लिए। जहां 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी रहते हैं और 1,500 से ज्यादा शिक्षक पढ़ाते हैं, और जहां एक ग्रंथालय है इतना विशाल, इतना सुंदर कि मानो पूरे जहां की किताबें वहां मिलती होगी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ राख हो जाता है। ज्ञान की सबसे बड़ी इस नगरी जलकर खाक होती है। नालंदा के सब लोगों को तलवारों से कुचला जाता है, किताबों को आग के हवाले कर दिया जाता है। कहा जाता है कि ये किताबें करीब 6 महीनों तक जलती रही, और वो जगह कभी बुद्ध की सीख का केंद्र थी, वो सब मिट्टी में मिल जाती है। इस कहानी में न सिर्फ इतिहास है, बल्कि एक ऐसा दर्द है जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। ये उस जलते हुए ज्ञान की कहानी है जिसे मिटा दिया गया सिर्फ इस डर से कि अगर ये रहा तो दुनिया बदल जाएगी। और इस नगरी का नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। तो फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल नरेटिव स्टोरी पर। तो सबसे पहले जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कि आखिर क्या था ये अद्भुत स्थान जो भारत की धरती पर हजारों सालों से ज्ञान का दीप जलाता आया है। वेदों से लेकर आज के युग तक और तक्षशिला से लेकर नालंदा तक, यह कभी शिक्षा का व्यापार नहीं किया, बल्कि ये एक आत्मिक मुक्ति का साधन माना जाता था। एक ऐसा स्थान है जो केवल ईंट पत्थरों से बनी इमारत नहीं थी, बल्कि ये विचारधारा थी कि जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान का संदेश दिया। नालंदा की स्थापना लगभग ईस्वी सन 450 में गुप्त वंशज के सम्राट कुमारगुप्त ने की थी। हालांकि कुछ रिसर्च बताते हैं कि यहाँ बौद्ध शिक्षा संस्थान पहले से ही चालू था, लेकिन इसे पहले से बेहतर बनाकर विश्वविद्यालय का रूप दिया गया। ये विद्यालय बिहार के नालंदा जिले में स्थित, जो पाटलिपुत्र अभी के पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर था। उस समय नालंदा न केवल भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र बन चुका था। यहाँ की शिक्षा प्रणाली जो आज के समय से लगभग 1,500 साल आगे थी। यहाँ पढ़ाए जाने वाले विषय इतने विविध और गहरे थे कि आज की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां भी उनसे प्रेरणा ले सकती है। इसमें प्रमुख विषय थे वेद, उपनिषद, संस्कृत व्याकरण, तर्कशास्त्र, आयुर्वेद और चिकित्सा, ज्योतिष एवं गणित, धर्मशास्त्र और न्याय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और विज्ञान। नालंदा का शिक्षा का मॉडल बेहद कठोर था। प्रवेश पाने के लिए छात्र को एक कठिन मौलिक परीक्षा पास करनी पड़ती थी, जो वहाँ के विद्वानों द्वारा ली जाती थी। इस एग्जाम में सिर्फ 20% उम्मीदवार ही सफल हो पाते थे। यहाँ की शिक्षण पद्धति में वाद विवाद, संवाद पर आधारित अध्ययन और आत्मनिरीक्षण को महत्व दिया जाता था। यहाँ गुरु और शिष्य के बीच संबंध सिर्फ पढ़ना नहीं था, बल्कि एक अटूट बंधन था। नालंदा का सबसे प्रसिद्ध खजाना था जिसके बिना नालंदा अधूरा है, वो था यहाँ का ग्रंथालय, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। ये ग्रंथालय 3 विशाल भवनों में विभाजित किया गया था। एक रत्नसागर, दूसरा रत्नरंजन और तीसरा रत्नोदी। इन तीनों में कुल मिलाकर 90 लाख से अधिक हस्तलिखित पांडुलिपियां थी। इसके साथ साथ इनमें बौद्ध ग्रंथ, वेद और उपनिषद, चिकित्सा और विज्ञान के शास्त्र, गणित, ज्योतिष और खगोल शास्त्र जैसे कई क्षेत्रों के ज्ञान का भंडार था। चीन और इंडोनेशिया जैसे देशों के शिष्यों ने यहाँ ग्रंथों से कॉपी लेकर अपने देशों में शिक्षा का प्रचार किया। कहा जाता है कि जब इस लाइब्रेरी को आग लगाई तो इसकी किताबें करीब 6 महीने तक जलती रही। इतनी अधिक मात्रा में यहाँ ज्ञान संरक्षित था। नालंदा विश्व का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ विदेशी छात्रों के लिए जगह थी। भारत में तिब्बत, चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशियाई से छात्र आते थे। एक चीनी यात्री जिसका नाम है हेनसेंग, उन्होंने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की और 15 वर्षों तक नालंदा में अध्ययन किया। उन्होंने कहा, मैंने दुनिया घूमी लेकिन नालंदा जैसा ज्ञान, अनुशासन और गहराई कहीं नहीं देखी। उन्होंने नालंदा में जो कुछ सीखा हुआ ज्ञान वापस चीन में जाकर 600 ग्रंथों का अनुवाद किया। नालंदा केवल बौद्ध विश्वविद्यालय नहीं था, एक आध्यात्मिक केंद्र भी था। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने कई बार इस जगह पर भ्रमण किया और उनकी अनुयायी महात्मा सारिपुत्र की समाधि भी नालंदा परिसर में थी, जो इसे अधिक पवित्र बनाता था। इस स्थान पर न केवल शिक्षा दी जाती थी, बल्कि ध्यान, साधना, सेवा और विनम्रता का भी पाठ पढ़ाया जाता था। नालंदा उस युग की पहचान थी जब भारत ज्ञान का विश्व गुरु था, जहाँ शिक्षा धर्म मानी जाती थी और शिक्षक ऋषि मुनि। नालंदा सिर्फ ईंटों से नहीं बना था, बल्कि संस्कृति, श्रद्धा और तपस्या से बना था। नालंदा विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र कैसे बना?
क्या बात थी नालंदा में जो इसे अद्भुत बनाती थी? क्या कारण था कि तिब्बत से लेकर चीन तक, कोरिया से लेकर श्रीलंका तक हजारों विद्यार्थी पैदल चलकर सिर्फ इस जगह पर पढ़ने आते थे, जिसने शिक्षा को सीमाओं से पार पहुंचाया, जहां ज्ञान जाति, धर्म, भाषा और देश के दीवारों को तोड़कर एक संस्कृति का रूप ले चुकी थी। नालंदा विश्वविद्यालय अपने 6 गुणों पर निर्भर करता है। उसमें पहला गुण था चयन प्रणाली। नालंदा में सिर्फ वही लोग प्रवेश करते थे जिनके पास अद्भुत दिमाग हो। कमजोरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं थी, यानी जो शिक्षा के योग्य है वही नालंदा में प्रवेश पाते थे। इस विद्यालय में प्रवेश पाना आज की IIT यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेने से भी अधिक कठिन माना जाता था। इसमें किसी को भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता था। सबसे पहले विद्यार्थी को एक मौलिक परीक्षा देनी होती थी, जिसमें उसे शास्त्रों का ज्ञान, दर्शन और तर्क पर गहरी समझ साबित करनी पड़ती थी। इस परीक्षा का संचालन स्वयं विद्यालय के वरिष्ठ विद्वान करते थे और उसमें केवल 20 से 30% छात्रों को ही प्रवेश मिलता था। इस कठिन प्रवेश सिस्टम ने नालंदा के गुणवत्ता और वैचारिक स्तर को शिखर पर पहुंचाया। दूसरा गुण था यहाँ के शिक्षक, जिनके नाम इतिहास में अमर है। नालंदा में जो पढ़ाते थे वो सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि एक जीवित ग्रंथ के समान थे। कुछ महान आचार्य जिन्होंने नालंदा की प्रतिष्ठा विश्व में फैलाई, जैसे नागार्जुन तर्कशास्त्र और मध्यम मार्ग दर्शन के आचार्य थे, धर्मकीर्ति जो तर्कशास्त्र और बौद्ध तत्वज्ञान के ज्ञाता थे, शांति रक्षित जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म की नींव खड़ी की थी, संता रक्षित जिन्होंने विज्ञान और अध्यात्म का मेल सिखाया, और जैसे कई सारे आचार्य देव, चंद्रपाल, कमलशील और वसुबंधु जैसे दर्जनों नाम जिनकी शिक्षा ने संस्कृत, पाली और तिब्बती साहित्य को अमर कर दिया। इन विद्वानों की ख्याति इतनी थी कि विदेशी राजा उन्हें अपने दरबार में बुलाना चाहते थे, लेकिन वो सब ज्ञान की सेवा को ही सर्वोपरि मानते थे। तीसरा था संरचना और संसाधन। नालंदा महज एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि एक ज्ञान की नगरी थी। इस नगरी में 90 से अधिक महाविहार की सुविधा थी। छात्र और शिक्षक दोनों के लिए अनुशासित व्यवस्था थी। भोजन, पुस्तकालय, ध्यान केंद्र, चिकित्सा व्यवस्था, सुरक्षाएं थी। ये एक ऐसा मॉडल था जिसे 2000 साल बाद भी आज की मॉडर्न यूनिवर्सिटियां भी फॉलो करती है। चौथा गुण था विदेशी छात्र और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव। नालंदा की प्रसिद्धि भारत की सीमाओं को पार कर चुकी थी। इस विद्यालय में कई विदेशी छात्र आए थे। एक हेनसांग जो चीन से आए थे, 15 साल तक नालंदा में बिताए। दूसरे इत्सिंग 10 साल तक अध्ययन करके 400 ग्रंथों का अनुवाद किया। सुब्रमण्यम, द्विनक, द्रौमिद्रा जैसे दक्षिण एशियाई बौद्ध छात्र। इस तरह से तिब्बत, कोरिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका से हजारों छात्र हर साल शिक्षा के लिए आते थे। इन छात्रों ने वापस जाकर नालंदा की शिक्षाओं का प्रचार अपने देशों में किया। चीन और तिब्बत में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद वहाँ की संस्कृति का हिस्सा बन गया। नालंदा एक नॉलेज एक्सपर्ट हब बन चुका था, बिना किसी लालच के। पांचवा गुण था अध्यात्मक और विज्ञान का अनोखा मेल। नालंदा की शिक्षा सिर्फ सिद्धांत पर आधारित नहीं थी, बल्कि वहाँ के पाठ्यक्रम में ध्यान, अनुशासन और अनुभव आधारित शिक्षा शामिल थी। हर छात्र को आध्यात्मिक अनुशासन सिखाया जाता था। जीवन का उद्देश्य केवल रोटी कमाना नहीं, बल्कि मुक्ति और मानवता का रक्षण करना था। इसके साथ आयुर्वेदिक औषधियाँ, गणितीय सूत्र, खगोल शास्त्र, इन विषयों पर शोध होता था। छठवां गुण नालंदा का मॉडल, जो आज भी एक प्रेरणा है। आज हम IIT, MIT और कई सारे यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि उनका प्राचीन रूप नालंदा ही था। यहाँ शिक्षक और छात्र स्वतंत्र थे, विचारधारा खुली थी, विचार विमर्श का स्वागत था और ज्ञान को किसी धर्म, जाति या राष्ट्र तक सीमित नहीं किया गया था। नालंदा ने शिक्षा को ग्लोबल आत्मिक बनाया। उनका प्रमुख उद्देश्य था कि मानव को संपूर्ण बनाया जाए, सिर्फ रोजगार योग्य नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वह एक ऐसा ज्ञान का यज्ञ था जिसकी ज्वाला ने पूरे एशिया को प्रकाशित किया। ये वो स्थान था जहाँ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती थी बल्कि जीने की उम्मीद थी, लेकिन इस उम्मीद को एक शख्स ने राख कर दिया। कई बार इतिहास के कुछ पल इतने भयानक होते हैं कि उन्हें सुनते ही दिल कांप जाता है और ये समझ आता है कि तलवारें केवल शरीर नहीं काटती, बल्कि कई बार वो सभ्यता को, हृदय को भी चीर देती है। कुछ ऐसा ही हुआ नालंदा विश्वविद्यालय के साथ, जो एक समय के लिए शांति, बौद्धिकता और मानवता का प्रतीक था और फिर एक दिन अंधकार के साये में चला गया। एक हमलावर आया जिसने ना किताबों से मतलब था, ना ज्ञान से,
न संस्कृति से न इतिहास से, और उसका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। खिलजी मूल का एक तुर्की सेनापति था। वो गोरी वंश से जुड़ा था। दिल्ली सल्तनत की शुरुआती दौर में बिहार और बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करने चला था। वो एक क्रूर इंसान था जिसे भारतीय संस्कृति और बौद्धिकता से घृणा थी। उसे शक्तिशाली बनना था, लेकिन उसे ज्ञान से डर था। वो जानता था कि अगर नालंदा जैसे संस्थान जीवित रहे तो भारत को कभी गुलाम नहीं बनाया जा सकेगा। साल था 1193। नालंदा की धरती पर अंधकार का एक और नया अध्याय लिखा गया। खिलजी की सेनाएं बिहार के मैदानों को रोंगती हुई नालंदा विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार तक पहुंची। उस समय नालंदा में हजारों छात्र और शिक्षक मौजूद थे। किसी के मन में युद्ध की कल्पना नहीं थी। बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। विद्यार्थी ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे और ग्रंथालय में लाखों किताबें सजी थी, जैसे सैकड़ों वर्षों की विद्या वहां सांस ले रही हो। लेकिन खिलजी को इस शांति से डर था। उसे लगा ये ज्ञान जीवित रहा तो हमारी सत्ता कभी नहीं टिकेगी। फिर एक तरफा नरसंहार शुरू हुआ। बिना किसी चेतावनी के खिलजी की सेना ने विद्यालय के परिसर में घुसकर तलवारें चलाना शुरू कर दिया। बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला गया। निहत्थे विद्यार्थियों की गर्दन काटी गई। गुरुओं को आग में झोंका गया। ज्ञान के मंदिर को युद्ध भूमि बना दिया। लड़ने वाला कोई नहीं था, इसलिए ये युद्ध नहीं, एक नरसंहार था। इतिहास का सबसे बड़ा ग्रंथालय खिलजी ने जब देखा तो वो चकित रह गया। लाखों किताबें, बड़े बड़े भवन, हर दीवार पर ज्ञान का इतिहास। लेकिन इसी दृश्य ने उसे भयभीत कर दिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ अगर ये ग्रंथ रहे तो आने वाली पीढ़ियां जाग जाएगी। और फिर उसने सेना को आदेश दिया, सब जगह को आग लगा दो, किसी भी किताब का एक पन्ना भी नहीं बचना चाहिए। और फिर सब जगह आग लगा दी गई। रत्न सागर, रत्नरंजक और रतनदी तीनों भवनों में आग फैल गई। लकड़ी, चर्मपत्र, ताड़पत्र पर लिखी करोड़ों पंक्तियां सब जलने लगी। सभी जगह ज्ञान के इतिहास का धुआं उठा। इतिहासकारों के अनुसार जो किताब जलाई गई उनकी मात्रा इतनी थी कि वे 6 महीने तक जलती रही। वो आग सिर्फ कागज जला नहीं रही थी, वो एक सभ्यता का अंत कर रही थी। इस पूरी घटना को कुछ इतिहासकार बुद्धिजीवियों का नरसंहार कहते हैं। 10,000 से अधिक छात्र और शिक्षक मारे गए। लाखों पांडुलिपियां जिनमें औषधि, गणित, खगोल, दर्शन जैसे विषय सब नष्ट कर दिए गए। वो स्थान जो ज्ञान का मंदिर था एक खंडर में तब्दील हुआ। खिलजी की सेना को ये देखकर कोई पछतावा नहीं हुआ। आयुर्वेदिक के हजारों साल पुराने सूत्र, खगोल शास्त्र के रहस्य, बौद्ध और वैदिक दर्शन के मूल ग्रंथ, गणित की वो शाखाएं जिनसे दुनिया अनजान थी, चिकित्सा, विज्ञान, मनोविज्ञान से जुड़े सूत्र, भारत की सांस्कृतिक चेतना, सब कुछ भस्म हो गया। जो ज्ञान दुनिया को रास्ता दिखा सकता था वो केवल राख में तब्दील हो गया। और फिर सब कुछ खत्म हो गया। आग की लपटें शांत हुई। धुआं धीरे धीरे आसमान में विलीन हुआ। लेकिन नालंदा की धरती पर जो छाया पड़ी वो सदियों तक नहीं हटी। और आखिर में भारत ने केवल एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि अपना भविष्य खो दिया। बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत में कमजोर होने लगा। विदेशी छात्र आने बंद हो गए। भारत का विश्व गुरु स्वरूप गुलामी के अंधेरे में खो गया। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या खिलजी नालंदा को जलाकर सफल हुआ? तो जवाब है नहीं। आज भी नालंदा का नाम लिया जाता है। उसकी राख में आज भी चेतना है। उसके खंडर आज भी इतिहास का सबूत है कि भारत कभी केवल एक देश नहीं था, वो एक विचार था, एक संस्कृति थी, एक चेतना थी। जिसने किताबों से डरकर उन्हें जलाया वो खुद ही इतिहास से मिट गया। लेकिन नालंदा आज भी जिंदा है, हर उस व्यक्ति की सोच में जो ज्ञान का सबसे बड़ा बल मानता है। नालंदा कवि जिसे ज्ञान की राजधानी कहा गया, जहाँ से पूरी दुनिया रोशनी मांगने आती थी, वो नालंदा आज चुप है। न शंखनाद होता है, न विद्वानों के द्वारा संवाद, न ग्रंथों की महक, न भिक्षुओं की वाणी। बस कुछ ईंटों की दीवारें हैं जो अदृश्य चीख की तरह खड़ी है। आज का नालंदा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसकी मान्यता तो है, लेकिन इसकी महानता और मूल्य को हम भारतीयों ने शायद अब तक पूरी तरह से नहीं समझा। आप जब वहां जाते हैं तो देखते हैं ईंटों से बनी छोटे छोटे कक्ष, वो अध्ययन भवन, कुछ सीढ़ियां, कुछ चिन्ह जिनमें कभी विचारों की नदी बहती थी। 2006 में भारत सरकार के सहयोग से नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण की योजना शुरू की गई। 2014 में इसका पहला एकेडमिक सेशन शुरू हुआ। यहाँ पर अब भी छात्र आते हैं, पढ़ाई करते हैं। विषय है बौद्ध अध्ययन, पर्यावरण, इतिहास, लेकिन उसमें वो आत्मा
नहीं है जो रत्न सागर या ध्यान मंदिर में बसती थी। 1000 साल पहले जो जलाया गया, जिसका सिर्फ धुआं ही नहीं उड़ा बल्कि हमारी स्मृति भी धुंधली हो गई। हमारे स्कूलों की किताब में नालंदा की चर्चा नहीं के बराबर है। बच्चों को खिलजी का नाम तो बताया जाता है, पर ये नहीं बताया जाता कि उसने क्या जला दिया। आज भी बहुत से भारतीय नहीं जानते कि नालंदा कहाँ है, क्या है, क्यों है। क्या ये अपने देश की सबसे बड़ी भूल नहीं है? आज हमारे पास ताजमहल की चमक है, लेकिन नालंदा की राख हम मिट्टी में दबा आए। क्या भविष्य में फिर से एक बार नालंदा बन सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ इमारतों से नहीं। नालंदा की आत्मा थी एक सोच, समर्पण और स्वाभिमान। जब तक हम शिक्षा को व्यापार नहीं, साधना समझे, विचारों को दबाए नहीं, उसका स्वागत करें, धर्म और जाति से ऊपर उठकर ज्ञान को सर्वोच्च माने, तभी नालंदा का पुनर्जन्म हो सकता है। नालंदा आज भी जिंदा है, बस हमें देखना आना चाहिए। वो ईंटें आज भी चुपचाप खड़ी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ एक आवाज आती है, हम जलाए गए थे, मिटाए नहीं गए। हम टूटे थे लेकिन बिखरे नहीं, क्योंकि हम भवन नहीं थे, हम एक विचार थे। दोस्तों, आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, नालंदा कोई एक साधारण संस्था नहीं थी, वो एक प्रतीक था उस भारत का जो तलवार से नहीं, विचारों से दुनिया को जीतता था। यहाँ ना कोई बाउंड्री वॉल थी, ना कोई प्रवेश शुल्क, ना कोई भेदभाव और ना ही कोई धर्म की दीवार। ये एक ऐसा स्थान था जहाँ बुद्ध का मौन, शंकराचार्य का तर्क और विज्ञान साथ में सांस लेते थे। माना खिलजी ने आग लगाई, उसमें सब जलकर राख हो गया, लेकिन उस आग की लपटें सिर्फ तलवार से नहीं उठी। हमारी भूलने की आदत, हमारी चुप्पी और अपने अतीत को न समझने का अभिशाप, वो भी उतने ही जिम्मेदार है। क्योंकि एक सभ्यता को मारने के लिए उसे मिटाना जरूरी नहीं, बस इतना करो कि उसकी अगली पीढ़ी उसे याद न रखे। और क्या हम आज वही कर रहे हैं? नालंदा से आज दुनिया क्या सीखती है? ज्ञान को सीमाओं से मत बांधो, शिक्षा को व्यवसाय नहीं सेवा बनाओ, विरोधी विचारों को बंद मत करो, सुनो, समझो और उत्तर दो। किताबें, ग्रंथ और ये गुरु, ये हमारी विरासत है, इन्हें बचाओ। शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं, चरित्र निर्माण और चेतना जागरण के लिए होनी चाहिए। और आखिर में, अगर आप इस वीडियो को देखकर सोच में डूब गए हैं या आपके मन में ये दर्द है कि काश नालंदा जलाया ना गया होता, अगर आप भी चाहते हैं कि अगली पीढ़ी नालंदा को जाने, समझे और सम्मान दे, तो इस वीडियो के शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए और सबसे जरूरी बात, अपने लोगों को नालंदा की कहानी सुनाइए। आखिर में एक श्रद्धांजलि उन सब के लिए जो किताबों के लिए जिंदा जले। ये सिर्फ भवन नहीं थे जो जले, ये वो सपने थे जो भारत ने हजारों सालों में देखे थे, लेकिन वो राख आज भी जिंदा है और एक दिन फिर से चिंगारी बनेगी, नालंदा फिर से जलेगा, इस बार ज्ञान की दीवार बनकर।